वेलकम बैक। फैसलाबाद में स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से बात करेंगे तो आज स्मार्ट लॉकडाउन का पहला रोज है। पुलिस और इंतजामिया के अदम ताउन के बायस रात कई मार्केट्स सील ना हो सकें। सुबह सवेरे कई दुकानें खुली रहीं। ताहम इंतजामिया ने मार्केटें बंद कराई। कमिश्नर आरपीओ और डीसी ने शहर भर का दौरा किया। घंटाघर के 8 बाजारों में ये हैं स्मार्ट लॉकडाउन की चंद झलकियां, जहां पुलिस और इंतजामिया के मुबैन आपसी तावन ना होने के बायस बाजारों में कारोबार जारी है। इंतजामिया ने 8 बाजारों में बेशतर दुकानें बंद करवा दी, मगर गोल बाजार में चोरी छुपे कारोबार जारी है। घंटाघर अतराफ के बेशतर बाजारों में मामूल के मुताबिक रश है। 8 बाजारों में शहरी टोलियों और ग्रुपों में मौजूद हैं। दुकानदार ग्राहक आने पर शटर उठाकर फरोख्त का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। कमिश्नर आरपीओ, डीसी और एसी ने शहर का दौरा किया। कमिश्नर इशरत अली ने बताया के मॉनिटरिंग टीमें बनाकर कार्रवाई का आगाज करेंगे। टीम बन गई है मॉनिटरिंग वाली, तो इंशाल्लाह वो उनको चार्ज करेंगे। उनको इस तरह की चीज़ें ये सारा वासा कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और ये जो मिडिल मैन है, ये इस तरह की गेम इंशाल्लाह हम इसको कराची या दूसरे शहरों जैसा हाल नहीं होने देंगे। यहाँ इंतजामिया के मुताबिक सिर्फ कचहरी बाजार में लॉकडाउन पर अमल दरामद किया जा रहा है, ताहम ताजरों की सहूलत के लिए नरमी बरती जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद में घंटाघर से मुल्हिका तमाम बाजार भी बंद करने का फैसला। ताजिर कहते हैं दाखिली और खारजी रास्ते बंद करके तजावुजात हटा दिए जाएं तो रश खत्म हो जाएगा। मगर ताजिरों के कारोबार बंद करना मौशी कत्ल के मुतरादिफ है। शिराज भट्ट की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में बुआना बाजार, रेल बाजार, गोल बाजार, रीगल रोड, कारखाना बाजार समेत दीगर बाजारों के दाखिली व खारजी रास्ते बंद करने का ऐलान हुआ तो ताजर सीखपा हो गए। जब शाम 7 बजे तक 8 बजे तक हर किस्म के कारोबार बंद हो जाएं, लॉकडाउन ना होने की सूरत में, तो उसके बाद हमें लोडिंग और अनलोडिंग के लिए जो है वो व्हीकल अंदर आ जाए, उसका असर भी नहीं पड़ेगा और वो पूरी रात अपनी लोडिंग अनलोडिंग कर सकते हैं। कारोबार 30 जून तक बंद रहेंगे। ताजर रहनुमा असलम बली का कहना है कि 8 बाजार बंद करने का ये हुकूमती फैसला एकतरफा है। ये बात बिल्कुल ऐन मौके के मुताबिक थी, लेकिन इन्होंने आज तक हमारे साथ जितने भी मुज़ाकरात किए हैं और जो हमारी तजावीज़ ली हैं उस पर एक पर भी अमल दरामद नहीं किया। अगर उनके ऊपर अमल दरामद करें तो हम समझते हैं कि इनको बिल्कुल लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ताजरों ने कहा कि हुकूमत कोई फैसला करने से पहले एतमाद में ले तो माशी नुकसानात से भी बचा जा सकता है। हुकूमत ने तमाम बाजारों को बंद करने का फैसला किया है, जो ताजरों पर पहाड़ बनकर टूटा है। ताजरों ने इस फैसले पर नजरसानी करने की अपील की है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ शहराज भट्ट, फैसला। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए जिला के 23 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद शुरू हो गया। कमिश्नर इशरत अली, आरपीओ राजा रिफत मुख्तार और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने पाक आर्मी के आला अफसरान के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद को चेक किया। फैसलाबाद में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए जिला के 23 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद शुरू हो गया है। कमिश्नर इशरत अली, आरपीओ राजा रिफत मुख्तार और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने पाक आर्मी के अफसरान के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। चौक घंटाघर से मुल्हिका बाजारों, रजाबाद मेन बाजार, सदर बाजार, गुलाम मोहम्मदाबाद और दीगर इलाकों में गए। उन्होंने सदर बाजार में वाक़ मेडिकल स्टोर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर दुकानदारों को कड़ी वार्निंग दी। कमिश्नर ने कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद न करने से जिले और पुलिस इंतजामिया मुतहरिक है। SOPs के खिलाफ वर्जी पर एक्शन से गुरेज़ा नहीं किया जाएगा। जंग में MPA राना शहबाज का कोरोना रिजल्ट भी पॉजिटिव आ गया। राना शहबाज ने खुद को लाहौर में आइसोलेट कर लिया। राना शहबाज का ताल्लुक तहसील अहमदपुर सयाल से है। अहमदपुर सयाल में कोरोना का शिकार अफराद में इजाफा हो रहा है। एक और कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। MPA राना शहबाज का कोरोना रिजल्ट पॉजिटिव आया है। राना शहबाज ने खुद को लाहौर में आइसोलेट कर लिया है। राना शहबाज का ताल्लुक तहसील अहमदपुर सयाल से है। अहमदपुर सयाल में कोरोना के शिकार अफराद में इजाफा भी होता जा रहा है। महकमा सेहत की जानिब से ये बताया गया है। MPA राना शहबाज का कोरोना रिजल्ट पॉजिटिव आ गया है। राना शहबाज ने खुद को लाहौर में आइसोलेट कर लिया है। राना शहबाज का ताल्लुक तहसील अहमदपुर सयाल से है। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 108 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो चुके हैं। जिला भर में मुतासर अफराद की तादाद 4000 से भी तजावुज कर गई है। फैसलाबाद में कोरोना वायरस के हमले जारी हैं।
24 घंटे के दौरान मजीद 108 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो गए। जिला भर में मुतासरा अफराद की तादाद 4099 हो गई है। मुतासरीन में बैरून मुल्क से आए पाकिस्तानी शहरी, अस्पतालों में जेरे इलाज मरीज और अमला शामिल है। अहम 24 घंटों के दौरान 8 डॉक्टर्स भी वायरस से मुतासर हुए हैं। जिला भर में मुतासरा डॉक्टरों की तादाद 299 हो गई है। इनमें प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टर्स शामिल हैं। डॉक्टर्स की जानिब से शहरियों को गैर जरूरी तौर पर घर से ना निकलने और चेहरे पर मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। हुकूमत की जानिब से जनरल अस्पताल समनाबाद को कोरोना फ्री करार दे दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। हुकूमत की जानिब से जनरल अस्पताल समनाबाद को कोरोना फ्री करार दिया गया है। ऐसे में जनरल अस्पताल समनाबाद में मरीजों को ऑपरेशन की सहूलत फ्राहम की जाएगी। अलाइड DHQ और जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद में तैनात सर्जन जनरल अस्पताल समनाबाद में ड्यूटी करेंगे। इस दौरान जनरल अस्पताल में मरीजों को सर्जरी और आर्थोपेडिक ऑपरेशन की सहूलत फ्राहम हो सकेगी। टीचिंग अस्पतालों के सर्जन रोजाना जनरल अस्पताल में OPD और ऑपरेशन करेंगे। महकमा सेहत हुकाम का कहना है कि इस इक़दाम से कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सकेगा। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। टेक्सिंग में कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा हो गया है। मुतासरा अफराद की तादाद 334 तक पहुंच गई है। मजीद 206 सैंपल्स की रिपोर्ट मौसूल होने के बाद 19 नए केसेस सामने आ गए। CEO हेल्थ टोबा डॉक्टर मुमताज सियाल का कहना है कि घरों में आइसोलेट आम शहरियों समेत तमाम डॉक्टर सेहतयाब हो रहे हैं और तमाम की हालत खतरे से बाहर है। मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ टोबा टेक्सिंग राना असनूर से। टोबा टेक्सिंग जिला में मजीद 19 केस सामने आए। से बात करेंगे CEO साहब, कुल 206 अफराद के जो है सैंपल्स भेजे गए थे, उनकी रिपोर्ट आई है और उसमें से 19 पॉजिटिव अब क्लियर हुए हैं। क्या सूरत हाल है इस मरीजों की टोबा टेक्सिंग में और कितने सेहतयाब हो चुके हैं अब तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे है कि टोटल केसेस जो अब तक डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सिंग में हुए हैं वो 334 हैं। उनमें से 15% क्रॉस नोटिफाइड हैं। मतलब ये है कि वो उनका डोमिसाइल तो टोबा टेक्सिंग का है, लेकिन वो दूसरे अजला में इन्फेक्ट हुए और वहीं पे वो उनका ट्रीटमेंट हुआ। 319 केसेस प्योर हैं जो डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सिंग बिलोंग करते हैं। तो इस वक्त पोजीशन ये है कि 3 केसेस हमारे पॉजिटिव केसेस ज़िला के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। एक DHQ टोबा टेक्सिंग में, एक DHQ हॉस्पिटल गुजरा में, एक RIC पीर माल में। तहसील हेडक्वार्टर कमालिया में कोई पेशेंट एडमिट नहीं है और 6 पेशेंट वो पुलिस ऑफिशियल्स हैं। वो हमारा बैड कॉलेज है जो फील्ड हॉस्पिटल हमने डिक्लेयर किया हुआ है, वहाँ पे हैं। अल्लाह ताला के फजल व करम से सब स्टेबल हैं। 116 पेशेंट हमारे रिकवर हो चुके हैं, डिस्चार्ज हो चुके हैं और बाकी जो एडमिट हैं ये होम आइसोलेटेड 216 हैं, वो भी अल्लाह ताला के फजल व करम से एसिम्प्टोमेटिक हैं, बिल्कुल ठीक हैं, स्टेबल हैं। क्या सूरत हाल है? जो मरीज़ घरों में हैं उनको ऑक्सीजन की सूरत हाल जरूरत तो नहीं फिलहाल पड़ रही? नहीं, घरों में जो होते हैं वो हमारा उनसे रब्ता रहता है डेली बेसिस पे, और जिसको कोई सिम्टम हो या कोई प्रॉब्लम हो तो उन्हें फौरी तौर पे अपने फैसिलिटी में शिफ्ट करवाते हैं। इस वक्त जो भी घरों में हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक हैं और वो उनका ऑक्सीजन की वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। टोबा टेक्सिंग जिला में 116 जो मरीज हुए, तो इस वक्त जितने मरीज़ हैं 216 के करीब अफराद जो घरों में हैं, उनका था कि वो तमाम ठीक। उनका कि जितने भी मरीज़ हैं उनका इलाज जारी है। उनका था कि 19 मरीज सामने आए हैं। उनका था कि जितने मजीद जो टेस्ट किए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि जितने भी लोग सामने आ रहे हैं उनको घरों में रखा जाए और कोशिश की जा रही है कि जो भी अस्पतालों में आते हैं उनकी अद्वियात पूरी। उनका था कि भरपूर कोशिश करिए कि जो अमला है महकमा सेहत का वो भी एक काम कर रहा है और कोशिश की जा रही है कि लोगों को अच्छा माहौल फराहम किया जा सके। जी राना असनूर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद वासा को महाना करोड़ों रुपए खसारे का सामना है। बेहतर मंसूबाबंदी से वासा को माशी बहरान से निकालना है। मीडिया शहरियों बिलों की अदायगी का पैगाम आम करे। MD वासा की मकामी सहाफ़ियों से गुफ्तगू। इसी पे बात करते हैं मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा से। जी रमज़ान मिर्ज़ा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नए तैनात होने वाले MD वासा जब्बार अनवर की जानिब से पहली मीडिया ब्रीफिंग रखी गई, जिसमें फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मुकामी सहाफ़ी भी मौजूद थे। इस हवाले से बताया गया कि वासा फैसलाबाद को मजमूई तौर पर इस वक्त 17 करोड़ रुपए तक का खसारे का सामना है, जिस पर न सिर्फ वासा को शदीद मुश्किल का सामना है बल्कि वासा के कई एक कनेक्शंस भी गुज़िश्ता रोज़ काट दिए गए, जिनमें से अब कई एक बहाल कर लिए गए हैं। उनका ये भी कहना था कि वासा को बुनियादी तौर पर जो अखराजात हैं
हैं उनमें वाज़ेह इजाफा नज़र आ रहा है, और जो रेवेन्यू है वो 2006 के बाद उसमें कोई भी इजाफा नहीं हो सका, जिस वजह से वसा जो है उसको शदीद माली बहरान का सामना है। उन्होंने बताया कि हम कोशिश कर रहे हैं और नया प्लान जो है वो मुरतब कर रहे हैं, हुकूमत पंजाब के ताउन से इसके ऊपर अमल दरामद करवाया जाएगा, और अगर हुकूमत की जानिब से या तो सब्सिडी दी जाएगी या टैरिफ को रिवाइज़ करवाया जाएगा। इन दोनों सूरतों के अलावा किसी भी सूरत जो है वो वसा बेहतर अंदाज में काम नहीं कर पाएगा। उनका कहना था कि हुकूमत पंजाब को इसके ऊपर तफसीलात जो हैं वो लिख भेजी हैं। उम्मीद करते हैं कि आने जाने वाले दिनों में इसके ऊपर पेशरफ्त होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। वैल्यू एडिड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ने एक तरफा और गैर हकीकी बजट को मुस्तरद कर दिया है। होस्टरी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने बजट को IMF के हुक्म पर तैयार होने वाला बजट करार दे दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शहराज भट्ट से। फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स इस वक्त जो है वो बजट के हवाले से क्या राय रखते हैं, चूँकि बजट छोटे ताजरों को जो है वो नापसंद आया और उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया, लेकिन फैसलाबाद में एक्सपोर्टर्स जितने भी हैं वो इस पर क्या राय रखते हैं, ये जानने के लिए इस वक्त पाकिस्तान होस्टरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन मेरे साथ मौजूद हैं काशिफ ज़िया। उनसे बात करते हैं। काशिफ भाई बताइएगा, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को क्या मिला इस बजट में? देखें, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ऑलरेडी अगर लास्ट ईयर का बजट देखा जाए तो IMF के थ्रू जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उन्होंने एक्सपोर्टर्स के ऊपर सेल टैक्स के 17% की बहुत बड़ी तलवार लटकाई, और अभी तक हम उस क्राइसिस से निकल नहीं पाए थे कि हमारे रिफंड्स जो हैं वो भी स्मूथ लाइन नहीं हुए थे, जो कि गवर्नमेंट ने 12 वादा किया कि 72 घंटों में रिफंड मिल जाएगा, और अभी कुछ महीने पहले कोरोना से ये थोड़ा स्ट्रीमलाइन हुआ, थोड़ी बेहतरी आना शुरू हुई, और उसके बाद कोरोना क्राइसिस आ गया। कोरोना क्राइसिस के बाद जैसा कि गवर्नमेंट से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक बड़ा मौशी बहरान है और इस मौशी बहरान में हमें जो है एक बड़ा रिलीफ मिलेगा या गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी, जो डूबती हुई इंडस्ट्री है इसको उठाने के लिए वो कारआमद साबित होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आफ्टर ऑल दैट एक्सपेक्टेशंस गवर्नमेंट ने 17% सेल टैक्स में जो हमारी इंडस्ट्री की ख्वाहिश थी वो ये थी कि 0% पे इसको लाया जाए, लेकिन 0% तो दूर की बात, इसको सिंगल डिजिट में भी नहीं लाया गया, और सिंगल डिजिट के साथ साथ पूरी दुनिया में इस टाइम पे ऑयल की प्राइसेस पिछले 2-3 महीनों में क्रैश हो चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक उसका रियल सेंस में जो इंडस्ट्रियलिस्ट और जो लोकल जो हमारे लोग हैं उनको कंज्यूमर को अभी तक उसका फ़ायदा नहीं पहुंचाया गया। इस सारी सिचुएशन में इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि बिजली और गैस की जो प्राइसेस हैं वो कम की जाएंगी, लेकिन इस बजट में ना बिजली की प्राइस जो है वो कम की गई, ना गैस की प्राइस कम की गई। ये कहा जा सकता है कि एक्सपोर्टर्स के लिए भी ये बजट जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं रहा, इतना कुछ ज़्यादा जिस तरह से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही थी कि हमारे रीफंड्स मिलेंगे, हमारे लिए बिजली और गैस की प्राइसेस कम होंगी, लेकिन उस पर कुछ गुफ्तगू की ही नहीं गई बजट में। देखें, ये जो रिसेंट जो सिचुएशन है, अगर आप लास्ट मंथ के अपने फिगर्स उठाएं, 64% डिक्लाइन था अप्रैल के मंथ में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, जो ट्रेंड शो करे नेगेटिव 64%, मई के महीने में नेगेटिव 36% है, और इस तरह की सिचुएशन में हम तो गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इसको ब्रेक इवन या कोई पॉजिटिव ट्रेंड में लेकर आएंगे और कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन हमें तो इस बजट में एज ए टेक्सटाइल एक्सपोर्टर, हॉजरी गारमेंट मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर, हमें इस बजट में कोई रिलीफ नहीं मिला, और हमारी इंडस्ट्री में शदीद इस चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ आता है कि गवर्नमेंट हमें किस तरह लेके चलेगी और किस तरह हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा तवक्कुआत रखती थी बजट से, सालाना बजट 2020-21 से, क्योंकि ऑलरेडी क्राइसिस में थी, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ नहीं दिया गया, जिसकी वजह से एक्सपोर्टर्स जो हैं वो गवर्नमेंट से और उनकी पॉलिसी। जी शहराज भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आइंदा माली साल के दौरान शहरी अपनी जायदादों का प्रॉपर्टी टैक्स 2 एक साथ में जमा करवा सकेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमैर असमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, आइंदा माली साल के लिए प्रॉपर्टी टैक्स जो देने वाले टैक्स गुजार हैं उनके लिए पंजाब हुकूमत और महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से ये रियायत रखी गई है कि वो अपना प्रॉपर्टी टैक्स 2 एक साथ में जमा करवा सकेंगे। वो टैक्स जो कि जायदादों के मालिकान की जानिब से साल में एक बार अदा करना होता है और यकमुश्त अदा करना होता है, तो उसके लिए महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से कोरोना वायरस से पैदा शुदा मौजूदा सूरत हाल के बाइस टैक्स गुजारों को ये रिलीफ दिया जा रहा है कि आइंदा माली साल के दौरान वो अपना जो टैक्स है वो 2 एक साथ में जमा करवा सकेंगे। इसी तरह वो टैक्स गुजार जो आइंदा माली साल का टैक्स 30 सितंबर 2020 से कबल जमा करवाएंगे
تو ان کو محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن جو ریبیٹ ہے یا چھوٹ ہے وہ بھی ماضی کی نسبت 2 گنا دے گا۔ اس سے قبل محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے 30 ستمبر سے قبل پراپرٹی ٹیکس جمع کروانے پر 5% ریبیٹ ٹیکس گزاروں کو دیا جاتا ہے، مگر ایکسائز حکام کے مطابق آئندہ جو آنے والا مالی سال ہے اس کے دوران وہ ٹیکس گزار جو 30 ستمبر تک یا اس سے پہلے اپنا ٹیکس جمع کروائیں گے ان کو 10% تک ریبیٹ دیا جائے گا۔ بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اہم پیش رفت کی بات کریں گے۔ اراضی ریکارڈ سینٹر میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ اب 20 فرد والی شرط ختم کر دی گئی ہے، مگر سارے فرد بکنگ کے ذریعے ہی حاصل کر سکے گا۔ صرف ضمانت اور بیع کی فرد میسر ہوگی۔ مزید تفصیلات جانیں گے عبدالرحمان سے۔ بالکل، پنجاب اراضی ریکارڈ سینٹر کی جانب سے اہم کاوش سامنے آئی ہے کہ یہاں پر اس سے قبل جو فرد ہے وہ 20 ملتی تھی، اب یہاں پر ان کی جانب سے فردات دینے کا سلسلہ بڑھا دیا گیا اور اب 50 سے زائد فرد بھی اویلیبل ہوں گے۔ اس سلسلے میں کوئی بھی جو فرد لینا چاہتا وہ ان کے یونیورسل نمبر پر بھی کال کر سکتا ہے یا اس کے ایکسٹینشن میں جو لوکل نمبر ہے وہاں پر بھی فرد بک کروا سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں اراضی ریکارڈ سینٹر کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اس سے قبل جو ان کی جانب سے کرائیٹیریا مقرر کیا گیا تھا کہ صرف 20 فرد روزانہ ملے کرے گی، جس میں ضمانت کی فرد ہوگی یا اس کے علاوہ بیع کی فرد ہوگی، اور اس میں 20 فرد ایکسپریس کے طریقے سے مل رہی تھی جو کہ مہنگی پڑتی تھی۔ اب جو بکنگ میں ہے وہ فرد بڑھا دی گئی اور جتنی بھی فرد کی بکنگ آئے گی اس حساب سے فرد دینے کا سلسلہ شروع کیا جائے گا، اور اس میں 50 سے زائد فرد بھی اگر بک ہو جاتی ہیں تو وہ بھی ان سائلین کو جو اپنی ضمانت کی فرد لینے آئے ہیں انہیں مہیا کی جائے گی، یا جو اپنی جو یہاں پر بیع کی فرد لینے آتے ہیں انہیں بھی اپنی بیع کی فرد ملے گی۔ اور اس حوالے سے جو بھی سائل فرد لینا چاہتا ہے وہ ان کے نمبر پر بکنگ کروا سکتا ہے، لوکل نمبر پر بکنگ کروا سکتا ہے اور اس کے بعد فرد حاصل کر سکتا ہے۔ اگر ایمرجنسی میں فرد چاہیے تو وہ ایکسپریس کے طریقے سے عبدالرحمان بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر حبیب بٹر سے ڈی ایچ کیو اسپتال کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کا اضافی چارج واپس لے لیا گیا ہے۔ محکمہ اسپیشل ایڈ ہیلتھ کیئر نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے عزادار حسین سے۔ جی بالکل، ڈاکٹر حبیب بٹر سے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈی ایچ کیو ہسپتال کا اضافی چارج جو ہے وہ واپس لے لیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں جو ہے وہ انہیں اضافی چارج سے جو سبکدوش کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر حبیب بٹر بطور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ چلڈرن ہسپتال میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ساتھ میں انہیں حکومت کی جانب سے اضافی چارج ڈی ایچ کیو ہسپتال کا سونپا گیا تھا، جس کے بعد وہ نہ صرف چلڈرن ہسپتال بلکہ ڈی ایچ کیو ہسپتال میں بھی جو اضافی نظام تھا اضافی چارج کے طور پہ وہ ڈی ایچ کیو ہسپتال کا نظام دیکھ رہے تھے، مگر اب حکومت کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے کے بعد ان سے جو چارج ہے اضافی چارج وہ واپس لے لیا گیا، اور اب ڈاکٹر حبیب بٹر بطور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ چلڈرن ہسپتال اپنی خدمات کے جو فرائض ہیں وہ سر انجام دیں گے۔ دوسری جانب فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ظفر علی چودھری کا یہ کہنا ہے کہ ابھی حکومت کی جانب سے کسی بھی ڈاکٹر کے حوالے سے مستقل نوٹیفیکیشن میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کا جاری نہیں کیا گیا، لیکن جو ڈاکٹر غلام مصطفیٰ ہیں انہیں اضافی چارج جو ہے وہ ڈی ایچ کیو ہسپتال کا سونپ دیا گیا جب تک حکومت کی جانب سے باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو جاتا۔ جی عزادار حسین بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ چنیوٹ کے بنیادی مرکز صحت کی لیڈی ہیلتھ ورکرز کی ناقص کارکردگی ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر آف نیشنل پروگرام ڈاکٹر محمد ارشد نے 20 LHWs کو شو کاز نوٹسز جاری کر دیے۔ نوٹسز جاری کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ریفرل ڈیلیورز کی شرح میں کمی ہونا لیڈی ہیلتھ ورکرز کی کارکردگی پر سوالی نشان ہے۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں نمائندہ سٹی 41 عبدالقدیر سے۔ جی عبدالقدیر۔ ہاں جی بالکل، چنیوٹ ضلع کے تمام بنیادی مراکز صحت میں ریفرل ڈیلیوری کے حوالے سے جو ہے وہ میٹنگ طلب کی گئی ہے، اور اس حوالے سے دیکھا جا رہا ہے کہ 20 سے زائد جو لیڈی ہیلتھ ورکر ہیں ان کی کارکردگی جو ہے وہ مایوس کن رہی، جس پر ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر آف نیشنل پروگرام ڈاکٹر محمد ارشد کی جانب سے جو ہے وہ اظہار برہمی کیے گئے اور انہیں جو ہے وہ شو کاز جاری کیے گئے، اور آج ان کو دفتر طلب کیا گیا۔ تو مزید کیا اقدامات کیے جائیں گے اسی پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد ارشد صاحب۔ سر بتائیے گا مزید جو ہے وہ صحت کی سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اس دفعہ پورے ضلع کے مختلف لیڈی ہیلتھ ورکرز کو مختلف بیجز کی صورت میں بلوایا تھا، کیونکہ سوشل ڈسٹنس بہت ضروری ہے، اس لیے مختصر کر کے لیڈیز ہیلتھ ورکرز کو بلا رہا ہوں، اور ان لیڈی ہیلتھ ورکرز کو کال کیا جا رہا ہے جن کی کارکردگی کم ہے، پچھلے 3-4 مہینے سے ان کی کارکردگی کم ہو رہی ہے، تو ان کو تنبیہ کی ہے، ان کو ایکسپلینیشن شوکاز جاری کیے ہیں، اور ان کو 1 مہینہ کارکردگی بہتر کرنے کے لیے دیا ہے، اور ان کو دوبارہ جولائی کے فرسٹ ویک میں دوبارہ کال کیا ہے،
اور اس پہ دوبارہ جانچ پڑتال کی جائے گی کیونکہ کارکردگی بہتر ہوئی ہے کہ نہیں بہتر ہوئی۔ ہاں جی بالکل، چنیوٹ ضلع کے بنیادی مراکز صحت جو کہ دیہی علاقوں میں قائم ہے اور دیہی علاقے کے مکینوں کو بہتر صحت کی سہولت فراہم کرنے کے لیے محکمہ صحت کی جانب سے اقدامات جاری ہیں، اور دیکھا جا رہا تھا کہ 20 سے زائد لیڈی ہیلتھ ورکر ہیں جن کی کارکردگی مایوس کن تھی، اور ان کو جو ہے وہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ اپنی کارکردگی کو بہتر بنائیں اور صحت کی سہولیات سمیت جو ریفرل ڈلیوری کا معاملہ ہے اس کو بہتر بنایا جائے تاکہ جو علاقہ مکین ہے، جو دیہی علاقوں کے مکین ہیں، اقدامات جاری ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ جنگ سمیت تمام اضلاع کے کالجز میں کانٹریکٹ پر موجود سی ٹی آئیز کے لیے اچھی خبر ہے۔ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے سی ٹی آئیز کو کورونا ایمرجنسی کے دورانیے کی بھی تنخواہیں ادا کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے اویس خان سے۔ دیگر اضلاع میں کام کرنے والے سی ٹی آئیز اساتذہ کے لیے اچھی ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کرونا ایمرجنسی کے دوران کی تعطیلات کے دوران جو سی ٹی آئیز کی تمام تنخواہیں ہیں، جو ان کے واجبات ہیں، مکمل طور پہ ادا کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب سمیت جو ہے تمام ضلعی اکاؤنٹ افسران کو مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے، جس میں ہدایت جاری کی گئی ہے کہ تمام سی ٹی آئیز جن کا جو ہے خاص طور پر جس میں فرسٹ فیز کے اندر کام کرنے والے سی ٹی آئیز ہیں جن کا اپریل میں کانٹریکٹ جو ہے وہ ختم ہوا، جبکہ دوسرے فیز میں کام کرنے والے سی ٹی آئیز کا مئی کے مہینے میں کانٹریکٹ مکمل ہوا، ان تمام اساتذہ کے واجبات کو فوری طور پہ ادا کیا جائے۔ مراسلے کے مطابق تمام جو سی ٹی آئیز ہیں ان کو کورونا ایمرجنسی کے دوران برخاست نہیں کیا گیا تھا، ان کا کانٹریکٹ جو ہے وہ جاری تھا، اور یہ تمام جو سی ٹی آئیز ہیں یہ اپنی کانٹریکٹ مکمل کرنے پر مکمل طور پہ آمادہ بھی تھے، تاہم اس کے بنا کے اوپر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کے تمام جو واجبات ہیں مکمل طور پہ ادا کیے جائیں۔ ان سی ٹی آئیز کا کانٹریکٹ مکمل ہو چکا ہے، تاہم ان کے واجبات کی ادائیگی نہ ہونے کے باعث ان اساتذہ کو شدید مشکلات کا سامنا تھا، تاہم اب اس امید کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اس مراسلے کے بعد ان تمام سی ٹی آئیز کو تمام تر واجبات کی ادائیگی کا عمل مکمل ہو بہت سکے۔ شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ محکمہ تعلیم فیصل آباد کے تحت سی ای او آفس کمیٹی روم میں کورونا آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں تحصیل جڑاوالا اور سٹی کے اسکول سربراہان نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں جہانگیر اشرف سے۔ جی جہانگیر اشرف، آگاہ کیجیے گا۔ جی، کرونا وائرس سے بچاؤ کے حوالے سے اساتذہ کو ایکٹیو کرنے کے لیے محکمہ تعلیم فیصل آباد کی طرف سے آگاہی مہم جاری ہے، اور اس حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر مختلف وینیوز میں آگاہی سیمینارز کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ آج سی ایجوکیشن آفس فیصل آباد کے میٹنگ روم میں آگاہی سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں تحصیل جڑاوالا اور سٹی کے جو سربراہان تھے ان کو مدعو کیا گیا، اور اس کے علاوہ آفیشلز جو تھے وہ بھی موجود تھے۔ سی ایجوکیشن علی احمد سیان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گرد و نواح میں سینسٹائز کریں لوگوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کے حوالے سے، اور حکومت جو سمارٹ لاک ڈاؤن لگانے جا رہی ہے اس میں وہ اپنا کردار ادا کریں، اور اپنے بچوں اور اپنے جو والدین ہیں ان بچوں کے جو ان کے سکولز میں زیر تعلیم ہیں ان سے رابطے میں رہیں اور ان کو ایس او پیز کے حوالے سے آگاہ کریں۔ اور اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا کھربوں روپے کا بجٹ پیش ہو گیا ہے، مگر پی ایچ اے فیصل آباد کو ایک آنے کا ترقیاتی بجٹ نہ مل سکا۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ حکومت پنجاب نے 22 کھرب روپے کا بجٹ بنایا۔ پیش کیے گئے بجٹ کے مطابق پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی فیصل آباد کو ایک آنے کا ترقیاتی بجٹ نہ مل سکا۔ پنجاب حکومت نے فیصل آبادیوں کو ایک بار پھر نظر انداز کر دیا۔ پی ایچ اے کو مسلسل تیسرے بجٹ میں بھی سالانہ ترقیاتی منصوبوں سے محروم رکھا گیا۔ بجٹ کاپی کے مطابق 2018 میں خریدی گئی مشینری کی ادائیگی کے لیے 51 لاکھ روپے بجٹ میں رکھے گئے ہیں۔ تاہم ڈی جی پی ایچ اے آسمہ اعجاز چیمہ کہتی ہیں ذاتی وسائل میں اضافے کے لیے کوشش کریں گے۔ ہماری ایچ آر ہے وہی ہماری سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے، تو ان کے جو بھی پرابلمز اور ایشوز ہیں، ان کے گریونسز ہیں، ان کو نہ صرف ہینڈل کرنے کی کوشش کی جائے گی بلکہ کوشش ہوگی کہ حکام بالا تک ان کی آواز کو ضرور پہنچایا جا سکے، اور جس حد تک ہم ان کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں اس کو ضرور اس میں ایک اپنی طرف سے بھرپور کاوش بروئے کار لائی جائے۔ موجودہ صورتحال میں فیصل آباد کو اجڑے ہوئے پارکس کی بحالی کے لیے 1 سال مزید انتظار کرنا ہوگا۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ جنگ میں آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا، 20 کلو آٹے تھیلے کی قیمت 1000 روپے ہو گئی۔ اسی حوالے سے مبشر حسن نقوی کی رپورٹ دیکھیے۔ جنگ میں آٹے کا بحران شدت اختیار کر گیا، لیکن انتظامیہ کی جانب سے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہ کیے جا سکے۔ 20 کلو آٹے کے تھیلے کی سرکاری قیمت 805 روپے مقرر کی گئی، لیکن آٹا نایاب ہو گیا۔ دکاندار مہنگے داموں 1000 روپے سے زائد آٹا فروخت کر رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ 2 وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔
गरीब आवाम कहाँ जाए, गरीबों ने भी खाना है, अमीरों ने भी खाना है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन शदीद बहरान है, इस पे हुकूमत को चाहिए कंट्रोल करो और ज़िली इंतजामिया को चाहिए इसको कंट्रोल करे। चक्की का आटा 60 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना था कि आटा महंगा होने से रोटी की कीमत में भी इजाफा हुआ है। हुकूमत आटे की बढ़ती कीमत का नोटिस ले। आटा मिल नहीं रहा, आवाम रुल रही है, आटा का बहरान बहुत शदीद अख्तियार कर रहा है, कोई इंतजामिया तावन नहीं कर रही, आवाम बिल्कुल परेशान है। पहले ही बहुत बहरान है, पहले पेट्रोल का बहरान था, चीनी का बहरान, अब आटे का बहरान आ गया। ये हुकूमत ने आवाम को परेशान करके रख दिया है। फ्लोर मिल्स मालकान का कहना है कि सरकारी गंदुम नहीं मिल रही, जिसका बायस आटे की कीमत में इजाफा किया गया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41 छंग। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही जानवरों में हीट स्ट्रोक का खतरा भी मंडलाने लगा। ये रिपोर्ट देखें। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही जानवरों में हीट स्ट्रोक का खतरा भी मंडलाने लगा है। महकमा लाइव स्ट्रोक के डॉक्टर्स की जानिब से जानवरों को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए फार्मर्स को आगाही दी जा रही है। डॉक्टर्स का कहना था कि गर्मी में इजाफे से जानवरों का बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, जानवरों के मुंह से झाग आने और सांस फूलने की अलामात जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। टेम्परेचर जो है ना वो चूँकि बढ़ रहा है काफ़ी ज़्यादा है, उस वजह से हीट स्ट्रोक का ख़तरा जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, बढ़ गया। अलामात में ये है कि जानवर जो है वो अनकम्फर्ट फील करता है, इजी फील नहीं करता, उसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाता है, उसके सांस जो है वो तेज़ हो जाता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 41।